नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर बड़ा धमाका हुआ है और वो ये है कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ आयद कर दिए हैं। रशिया से ऑयल लेने की पादाश में इंडिया पर जो है वो ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ आयद कर दिए हैं। एक वो टैरिफ है जो ऑलरेडी तिजारती जंग जो जारी है उसमें लगे हैं, क्योंकि इंडिया ने फिलहाल अमेरिका के सामने कोई उस तरह सरेंडर नहीं किया या उस तरह की डील नहीं हो सकी, तो उसके नतीजे में इंडिया पर टैरिफ लगे और बहुत ज्यादा लगे। और अब इंडिया के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ इस बात के ऊपर लगे हैं कि रशिया से ऑयल क्यों खरीदा जा रहा है। इंडिया को वार्निंग दी गई थी और डेडलाइन दी गई थी और इंडिया ने अमेरिका की यह बात मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि हम तो ऑयल खरीदेंगे, ठीक है ना, हम ऑयल खरीदेंगे। और इस पर जो है वो अब ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया है इंडिया पर। 24 घंटे का आखिरी एक अल्टीमेटम दिया गया था। जाहिर है कि इंडिया इस बात को कबूल नहीं कर सकता था और हमने भी अपना एक एस्टिमेट यही रखा था कि इंडिया इस बात को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आप चल नहीं सकते हैं, आप अपने मफादात का उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर नहीं सकते हैं कि जब एक मुल्क आपको 24 घंटों का अल्टीमेटम दे और आप उसको मान लें तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे, आप अपने मफादात का दिफा कैसे करेंगे 24 घंटों में कि आपको डेडलाइन दी जा रही है। और एक आप इतनी बड़ी नेशन है तो कोई भी छोटी नेशन भी इसको नहीं मान सकती। छोटी बड़ी नेशन आई मीन इन टर्म्स ऑफ उनकी पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो कोई भी कबूल नहीं कर सकता। तो इंडिया भी इसको कबूल करने वाला नहीं था, लेकिन कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो अब इससे एक बड़ा धमाका हुआ है और जंग यूक्रेन की जो है वो एक और डायरेक्शन में चल पड़ी है कि अब वो जनाब आप देखें ना कि मसला तो यूक्रेन की जंग का है और टैरिफ लगा इंडिया के ऊपर और आगे वो ब्राजील और चाइना के ऊपर लगाने जा रहे हैं। चाइना ने जो है वो अपने आप को पेश कर दिया है इन वाकयात के बाद ग्लोबल स्टेज के ऊपर और कहा है कि हम पूरी तरह से लीड करने के लिए तैयार हैं। और वो ममालिक जो इस वक्त अमेरिका का निशाना बन रहे हैं उनके लिए चाइना ने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है। और चाइनीज मीडिया ने इंडिया के लिए ये लिखा है कि इंडिया इस जो पावर फाइट हो रही है आलमी सतह पर, तो इसका बहुत बड़ा प्लेयर है। इंडिया जिस पलड़े में जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड के ऊपर टैरिफ लगे, वो उनका वफद जब वो चाइना पहुंच गया। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। अब आप जरा, क्योंकि इंडिया के चाइना के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ठीक है ना, और अमेरिका ने इंडिया को इस्तेमाल भी चाइना ही के खिलाफ करना है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा, यानी कि चूंकि ग्लोबल फाइट में जारी है तो फिलिस्तीन का बरह रास्त ताल्लुक भी ग्लोबल फाइट के साथ है, क्योंकि इस सारी चीज को कंटिन्यू रखने में अमेरिका ही का किरदार है। और अमेरिका क्यों ये कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास जो एक ग्लोबल पुलिसमैन का किरदार है, अगर उसके पास ये ना हो तो इजराइल ये नहीं कर सकता जो कर रहा है। तो इसलिए इजराइल का जो रिवर्सल होना है वो अमेरिकी एम्पायर के साथ जुड़ा हुआ है और अमेरिकी एम्पायर जुड़ा हुआ है इन तमाम वाकयात के साथ। और ये जो ट्रंप इकदाम उठा रहा है इससे अमेरिकन एम्पायर तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ जाएगा। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो लाया करती है डॉलर के ऊपर। डॉलर चूंकि उनका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, तो इसलिए उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनको बस डॉलर छापने हैं और वो छापते चले जाते हैं। तो लेकिन ये जो सैंक्शंस हैं, ये जो टैरिफ हैं, ये जो धमकियां हैं, इससे क्या हो रहा है कि दुनिया का जो ट्रस्ट है डॉलर के ऊपर वो कम होता चला जा रहा है। अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कम होता चला जा रहा है और ये ममालिक जो है वो दूर होंगे अमेरिका से, क्योंकि वो डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दूर होंगे इस फाइनेंशियल सिस्टम से। और ये फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका की ताकत है। तो इसलिए ये जो पॉलिसीज हैं ये असल में अमेरिकी एम्पायर के डिक्लाइन की पॉलिसीज हैं। अगर ये 2-4 साल यही मामला चलता रहा तो आप देखेंगे कि अमेरिका का जो एम्पायर है वो बिल्कुल अपने उस इख्तिताम की तरफ जा चुका होगा। ईरान जो है वो राब्ते कर रहा है मुख्तलिफ मुस्लिम मालिक के साथ और इस्लामिक कंट्रीज को जो यूनाइट करने की बातचीत चल रही है। और जो लेबनान का क्राइसिस था जिसमें लेबनीज स्टेट ने जो मीटिंग करनी थी हिजबुल्लाह के हवाले से, वो मीटिंग हो गई है और हिजबुल्लाह का उसके ऊपर जवाब भी आ गया है। क्या फैसला लेबनान की गवर्नमेंट ने किया है और हिजबुल्लाह ने क्या जवाब दिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। मामलात वहां पर अच्छे नहीं है। अच्छा जी, और भी बहुत सारी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ईरान और मलेशिया का राब्ता हुआ है और जरा हेडलाइन देखिए, ईरान मलेशिया अर्ज मुस्लिम नेशंस टू स्टॉप इजरायली जेनोसाइड इन गाजा। ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो कॉल्ड ऑन मुस्लिम नेशंस टू इंप्लाई एक्टिव डिप्लोमेसी एंड यूनिफाइड प्रेशर टू हाल्ट द ऑनगोइंग जेनोसाइडल वॉर वेज्ड बाय इजराइल। बहुत लेवरेज है अरब ममालिक के पास, खासकर सऊदी अरेबिया के पास, ठीक है ना, इनके पास बड़ी लेवरेज है, क्योंकि जो अमेरिकन डॉलर सारा खड़ा हुआ है वो इस बात के ऊपर, इस डील के ऊपर खड़ा हुआ है जो 74 में सऊदी अरेबिया ने की थी अमेरिका के साथ कि वो ऑयल बेचेंगे तो सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। ये वो चीज है जिसके ऊपर डॉलर खड़ा हुआ है। अगर आज सऊदी अरेबिया ये अनाउंस कर दे कि हम डॉलर जो है वो डॉलर के बगैर भी दूसरी करेंसीज में भी ऑयल बेचने के लिए तैयार हैं, तो किंग स्टेटस जब वो अमेरिकी डॉलर का खत्म हो जाएगा और यही अमेरिकी एम्पायर के ऊपर सबसे कारी ज़रब होगी। ठीक है, हम रियलिज्म की भी बात करें कि ठीक है आज सऊदी अरेबिया उस पोजीशन में भी नहीं है, फिर वो अचानक से इतना बड़ा फैसला भी नहीं कर सकता और अपनी भी सिक्योरिटी उन्होंने देखनी है, अमेरिकी अड्डे वहां पर हैं, तो वो ऐसा फैसला करेंगे तो ज़ाहिर अमेरिका ये गवर्नमेंट भी गिराने की कोशिश करेगा, रिप्लेस करने की कोशिश करेगा जैसे किंग फैसल के साथ हुआ। तो ठीक है, उस बात को, यानी वो बात भी सही है, लेकिन आपके पास लेवरेज है, आप अमेरिका का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो अमेरिका से आप ये बात नहीं मनवा सकते। कतर सऊदी अमेरिका के लिए कितने बड़े काम कर रहा है,
सेंटकॉम की बेस कहां पर है? कतर में। अफ्रीका में जो सारी डील हो रही है कतर करवा रहा है। अफगानिस्तान में डील किसने करवाई? कतर ने करवाई। तो कतर कितने काम अमेरिका के लिए कर रहा है? क्या उनके पास लेवरेज नहीं और फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी वो दे रहे हैं? तो ये बुनियादी सवाल है। चेक रिपब्लिक, ये यूरोप का मुल्क है, वहां पर बड़ी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, वो खड़ी हो गई हैं और उन्होंने कहा कि बड़ा इकदाम इजराइल के खिलाफ उठाया जाए। चेक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस अर्ज गवर्नमेंट टू कंडेम गाजा वायलेशंस। और चेक रिपब्लिक की लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैव इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट अर्जिंग द गवर्नमेंट के वो बड़ा एक्शन ले। और इसमें रेड क्रॉस है और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर है और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यूरोपीय यूनियन जो फेल हो चुका है और क्रिटिकल मोमेंट है गजा के लिए और अर्जेंट एक्शन जो वो होना चाहिए। और उधर जो यूरोपीय यूनियन के जो स्टाफर हैं वो कह रहे हैं कि हम जब स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे और वो डिफरेंट यूनियंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान जब वो लेबनान में जो गवर्नमेंट ने सेशन करना था और उसमें उन्होंने फैसला करना था कि हिजबुल्लाह के वेपन्स के हवाले से उन्होंने डिसाइड करना था, तो सेशन हुआ है और उसमें लेबनान की जो गवर्नमेंट है, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लेबनीज आर्मी है वो प्लान देगी और उसके मुताबिक जो है हिजबुल्लाह के वेपन्स ले लिए जाएंगे। यानी एक तरह से उन्होंने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के वेपन्स लेने हैं, बिल्कुल सरकारी सतह के ऊपर ऑफिशियली, ठीक है ना, कैबिनेट के इजलास यानी पूरी लेजिटिमेसी के साथ। ज़ाहिर है कि ये कोई अच्छा इकदाम उन्होंने नहीं किया। एक तो यह कि उन्होंने कहा जी साल के एंड पर लेबनान की आर्मी जो है वो प्लान देगी, तो एक तरह से 6 महीने तो मिल जाएंगे, लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला यह है कि 6 महीने कितना टाइम होता है। और दूसरा, इसमें एक लेजिटिमेसी उन्होंने इजराइल को दे दी है, क्योंकि इससे इजराइल को ये लेजिटिमेसी हासिल हो गई है कि लेबनीज गवर्नमेंट भी एक चीज को सही नहीं मान रही, तो फिर हम भी हिजबुल्लाह को उसके वेपन्स को कबूल नहीं करते और लेबनीज गवर्नमेंट भी नहीं करती, तो ये इलिजिटिमेट है, इसलिए हमारे पास राइट है उस पर कंटिन्यूअस अटैक करने का। तो उसने लेबनीज गवर्नमेंट ने इतना डिजास्टर्स डिसीजन किया है अपनी ही रियासत पर हमला करवाने का। यानी हिजबुल्लाह के लोग लेबनीज हैं, लेबनान ही के नेशनल है ना, जो हिजबुल्लाह के मेंबर जो हैं वो कौन है? वो कोई यूरोप से आए हुए थे ना, भी लेबनान ही के लोग हैं जो लेबनान में पैदा हुए हैं, तो वही तो हिजबुल्लाह हैं। तो और फिर इजराइल जो वहां पर सिविलियंस को अटैक करता रहता है, तो इसकी एक लेजिटिमेसी उन्होंने इजराइल को दिया है। ना चाहते हुए, ज़ाहिर है कि चाहते हुए तो नहीं दी होगी, लेकिन ये उन्होंने एक पता नहीं कैसे उन्होंने फैसला किया है। हिजबुल्लाह टू ओवरलुक कैबिनेट डिसीजन, अमल अर्ज करेक्टिव अप्रोच। हिजबुल्लाह ने बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने नाम लिया पहली बार हिजबुल्लाह लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का, और उन्होंने कहा कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो नवाफ सलाम हैं, इन्होंने कमिटेड किया है ग्रेव सिन, गुनाह अजीम किया है। ये हिजबुल्लाह की बड़ी सख्त तरीन बात जब उन्होंने कहा ये जो डिसीजन जारी किया ये गुनाह अजीम है, क्योंकि लेबनान जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में है। सीरिया में, गजा में जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, और उल्टा तुम हमारे ऊपर ये फैसले दे रहे हो। और उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है असल में अमेरिका और इजराइल की जो डिक्टेशन है उसके ऊपर ये किया गया है, और ये डिसीजन जो है वो लेबनान की सोवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहा है, इजराइल को एक फ्री हैंड दे रहा है कि वो हमले करता चला जाए, और सिक्योरिटी, जियोग्राफी और जो पॉलिटिक्स है, और जो सिक्योरिटी है, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, उसमें इन्वॉल्वमेंट करता चला जाए, एंड द फ्यूचर ऑफ इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, देयरफॉर वी विल नॉट एक्नॉलेज इट। इसने लेबनान की एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया है, तो हम इसको किसी सूरत जब नहीं मानेंगे। यानी बुनियादी बात यह है कि इस फैसले से इजराइल को लेजिटिमेसी हासिल होगी, जो कि एक्चुअल लेजिटिमेसी तो नहीं है, लेकिन इजराइल ऐसी ही लेजिटिमेसी गढ़ लेता है ना। तो लेबनान स्टेट ने एक चीज को इलीगल करार दे दिया है, तो इजराइल तो ऑलरेडी हमले कर रहा था, अब तो उसको ज्यादा फ्री हैंड मिल गया, ये बात हिजबुल्लाह कर रही है। तो इसलिए जब वो हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे और ग्रेवेस्ट सिन उन्होंने इसको करार दिया, और लेबनान की एग्जिस्टेंस जब वो खतरे में, तो ये मामला काफी डेंजरस है। जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं इजराइल परसुइंग जेनोसाइड स्टारवेशन इन गाजा। अच्छा जी, अगर आप कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रही है फिर भी आप खामोश बैठे हुए, तो ये अजब बात है। जो चाइना से ट्रेन चली थी वो टर्की पहुंच गई है, और अब टर्की से वो यूरोप की तरफ रवाना हो रही है। ये पहली ऐसी ट्रेन है और ये एक रेवोल्यूशन है, और चाइना और टर्की करीब आ रहे हैं, और ये ईरान से होकर, और ये सारा यानी एक यहां पर मंसूबा। फ्रेट ट्रेन फ्रॉम चाइना सेट ऑफ टू यूरोप आफ्टर इस्तांबुल स्टॉप। और ये ट्रेन जो है इसका रेगुलर ये सर्विस है जो कनेक्ट करेगी चाइनीज सिटीज को यूरोप के साथ वाया मिडिल कॉरिडोर। और ये कौन सा है? सेंट्रल एशिया, ईरान, और आगे फिर टर्की और फिर यूरोप, और यही वो कॉरिडोर वन ऑफ द कि जिसको फिर पाकिस्तान से भी लिंक होना है, और फिर रशिया, ठीक है ना, उसके साथ। ये सारा जो है ना जबरदस्त यहां पर ग्रेट गेम जब जारी है। तो इस्तांबुल में जबरदस्त इस्तकबाल हुआ इस ट्रेन का, और अब ये आगे यूरोप के लिए रवाना हो चुकी है। पहला यानी ये पहली ट्रेन है, तो जबरदस्त। अच्छा, इसी दरमियान यूके का डेलीगेशन टर्की में पहुंचा हुआ है और वहां पर ट्रेड डील हो रही है। देखिए, फिलहाल यूरोपीय यूनियन ने भी डील कर ली, आगे पीछे सबने डील कर ली ना, वो सस्टेनेबल है। और जो बुनियादी बात है वो ये कि ट्रस्ट खत्म हो गया। अमेरिका ने इकोनॉमी को और डॉलर्स को, इस करेंसी को जो है वो अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया एज अ वेपन। तो वो ट्रस्ट दुनिया का था नहीं, इत्तेहादियों का पहले डैमेज हो गया। फिर तो ट्रस्ट दुनिया का था नहीं, इत्तेहादियों का भी डैमेज हो गया। तो ब्रिटानिया का डेलीगेशन टर्की पहुंचा हुआ है। टर्की एंड यूके ट्रेड डील कुड सर्व एज अ ग्लोबल एग्जांपल।
सबके लिए एग्जांपल होगी ये ट्रेड डील यहां पर ऐसी होने जा रही है। और सेनेगल, अफ्रीका, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टर्की पहुंचने जा रहे हैं। एक अफ्रीकन ग्रेड गेम इस वक्त जारी है और इजराइल भी वहां पर शामिल है, उस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन ईरान वहां पर अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, टर्की अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। बाकी चाइना और अमेरिका का तो एक चल ही रहा है, लेकिन ईरान वहां पर है और टर्की और इजराइल भी वहां पर है। तो एक बड़ी ग्रेड गेम वहां पर जारी है। इजराइल जो है वो वहां से डायमंड निकालता है अफ्रीका से, और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट इजराइल की है वो डायमंड है, वो सारा अफ्रीका से निकालते हैं। तो टर्की वहां पर अपना इन्वेस्ट बढ़ा रहा है। टर्कीज मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इंक्रीजेस इन अफ्रीका, डेवलपिंग रिलेशंस एंड कोऑपरेशन विद अफ्रीकन कंट्रीज इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ अंकाराज मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी। अफ्रीका को आप माइनस नहीं कर सकते। तो टर्की भी अपना जो रोल है वो अफ्रीका में, उधर टर्की इंगेज है यूरोप के साथ, और उधर अभी वो यूक्रेन भी उनको बुलाया और प्यूटन के साथ ताल्लुकात। टर्की के पास भी यानी डेफिनेटली टर्की भी नहीं चाहता जो कुछ गजा में हो रहा है, लेकिन क्या इतना जो वो कर रहे हैं वो इनफ है या मजीद करने की उनको करना चाहिए था? क्या जितना वो जोर लगा सकते थे उन्होंने लगाया? ठीक है, तो ये बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है। हम ये नहीं कहते कि कोई भी मुल्क चाहता है कि गजा में ये होता रहे, लेकिन क्या उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया? जनाब अली ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए सीरिया के ऊपर, और बड़ी दिलचस्प हेडलाइन देखिए, ट्रंप लिफ्ट सैंक्शंस ऑन सीरिया देन स्लैप्स कंट्री विद 41% टैरिफ। सैंक्शंस खत्म किए लेकिन साथ ही 41% टैरिफ उस तबाहाल सीरिया के ऊपर लगा दिए। अब नाज़रीन आलमी मंजरनामे में जो बड़ा धमाका हुआ है ना, बड़ा धमाका, अब नाज़रीन आलमी मंजरनामे में जो बड़ा धमाका हुआ है ना, जो शराजा बिखेरने वाला धमाका है, वो है कि इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगे हैं। और उसमें फिर जो जिस वजह से लगे हैं वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से लगे हैं कि रशिया जो है वो ऑयल दे रहा है इंडिया को और इंडिया खरीद रहा है। और उसमें फिर अगली बात भी है चूंकि इंडिया जो है वो बेच रहा है यूरोप को, तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर इंडिया को इस तरह से ट्रीट करना अमेरिका की जानब से, इंडिया अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी का एक बड़ा पिलर है, एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है, उसको इस तरह से ट्रीट करना। 25% टैरिफ इंडिया पर ऑलरेडी थे, 25% और लगे, 50% टैरिफ ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है, और इंडिया जो कि सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसके ऊपर 50% टैरिफ। इंडिया की इकोनॉमी इसको सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है और बस धमाका है। अभी देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन बड़ा धमाका है और ये पुश करेगा इन तमाम ममालिक को अमेरिका से दूर। ये अमेरिका की तरफ नहीं लेकर जाएगा, बल्कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये मुल्क जो हैं वो चाइना की तरफ जाएंगे। और इंडिया तो ब्रिक्स का मेंबर है, तो अब जरा इसका सबूत मैं आपके सामने रखता हूं, ये चाइना की तरफ कैसे जाएंगे। ट्रंप सेज ही इज डबलिंग टैरिफ्स ऑन इंडिया। अब जरा ग्लोबल टाइम्स चाइनीज मीडिया देखिए कैसे इसको कोट कर रहा है। ट्रंप साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर imposing additional 25% tariff on India in response to Russian oil purchase, and Indian Prime Minister Modi to visit China to attend SCO तियानजिन समिट। SCO में खुद प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जा रहे हैं, इससे पहले वो फॉरेन मिनिस्टर को भेजते रहे, लेकिन अब इंडिया जब खुद जा रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहा है, तो इंडिया के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो इस दौरे की यानी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात देखिए, ये भी ग्लोबल टाइम्स चाइनीज मीडिया, इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस हिट्स द वॉल ऑफ यूएस यूनिलैटरल हेजेमनी। देखिए चाइनीज मीडिया जो है वो बता रहा है कि इंडिया की अहमियत क्या है, फटा है इंडिया से, लेकिन फिर भी क्या लिख रहे हैं इस सिनेरियो में जब टैरिफ लग गए हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है ये एक आखिरी, जिसको कहते हैं ना कील साबित होगा दीवार में, तो जो यूएस यूनिलैटरल हेजेमनी है उसकी आखिरी दीवार गिराएगा इंडिया का बैलेंस। यानी अगर इंडिया इधर यानी अमेरिका की मुखालिफ जो फोर्सेस हैं उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो ये अमेरिकी हेजेमनी की जो आखिरी दीवार है ये उसको हिट करने के मुतरादिफ होगा। ये चाइनीज मीडिया इंडिया के बारे में लिख रहा है। यानी इंडिया का अगर वो जाता है चाइना के साथ या इस ब्लॉक के साथ जो अमेरिका को कन्फ्रंट कर रहा है, तो फिर ये इतना बड़ा इकदाम होगा कि अमेरिकी हेजेमनी, और जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो अमेरिकी हेजेमनी ही का नतीजा है। तो ये एक बात हो गई। अब जरा अगली बात सुनिए, चाइनीज मीडिया, चाइना इज विलिंग टू वर्क विद ब्राजील टू डीपन कोऑपरेशन, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑन ग्रोइंग ब्राजीलियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन बीजिंग। अब उधर टैरिफ लगे हैं तो चाइना ने कहा कि हम ब्राजील के साथ भी ताल्लुकात मजीद गहरे करने के लिए तैयार हैं। क्यों? ब्राजील ने कहा है कि डॉलर छोड़ें, और अमेरिका के साथ उन्होंने डील नहीं की, और वो देख रहे हैं टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना ही की है। तो अगर आप अमेरिकन इकॉनमी में आपका शेयर नहीं है और आप वहां पर चीजें बेच और खरीद नहीं सकते, तो फिर आप चाइना ही की तरफ देखेंगे। तो ब्राजील कह रहा है कि हम तो डॉलर से भी, यानी ब्राजील ने अपने आप को मैदान में पेश कर दिया है। तो जब उन्होंने मैदान में पेश कर दिया तो चाइना कह रहा है कि ठीक है हम आपके साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार। यानी ब्राजील भी इसी बात का इंतजार कर रहा था कि चाइना कहेगा ठीक है हम आपके साथ हैं। देखें ब्राजील ने जब बात की थी अक्टूबर में, पिछले साल जो अक्टूबर में समिट हुआ था, उसमें ब्राजील ने कहा था कि अमेरिकन करेंसी से हमें मूव ऑन होना चाहिए। चाइना के प्रेसिडेंट ने, चाइना ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि खुद चाइना भी तो $3 ट्रिलियन लेकर बैठा हुआ है।
لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوپریشن، ویسے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس سطح پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب یہ سینیریو آ گیا ہے کہ دنیا دوسری طرف دیکھ رہی ہے تو چائنا کہہ رہا ہے، یعنی چائنا اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. ایک اور چائنیز میڈیا کا ہیڈ لائن دیکھیے، یہ ساری اس تناظر میں انٹرنل کنٹراڈکشنز کوڈ ڈیٹرمن دا فیٹ آف ڈالر سسٹم. چائنیز میڈیا دیکھیں جو ڈالر ہے نا، یہ ڈالر ہی ہے جس کے اوپر امریکی طاقت کھڑی ہوئی ہے. سوچے نا کہ آپ کے پاس اپنی کرنسی بس آپ چھاپتے چلے جائیں تو یہ تو امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہے جو کسی کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ جتنے پیسے مرضی چھاپ لو. بھائی جتنے مرضی پیسے چھاپ لو. تو بہرحال وہ بھی ایک ببل ہے جو 70s سے جاری ہے، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن پھٹنی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ قرضے میں اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے، تو وہ پیسہ چھاپ کر جنگیں کرتے ہیں اور اس سے قرضہ چڑھتا ہے، اور پیسہ مزید چھاپ کر اس سے قرضہ اتارتے ہیں اور مزید جنگیں کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آج $36 ٹریلین کے مقروض ہے، دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے. تو وہ ایک ببل ہے، وہ بھی بہت جلد پھٹنی ہے. اور امریکی امپائر کو جو سب سے بڑا دھچکا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے جو وہ جاپان کے ساتھ کر رہے ہیں، ساؤتھ کوریا کے ساتھ کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، یورپی یونین کے ساتھ کر رہے ہیں. جو ٹرسٹ ہے نا امریکن لیڈرشپ کے اوپر، ان کی کرنسی کے اوپر، وہ ہٹے گا، کیونکہ یہی تو چیز ہے جس سے امریکہ جو ہے وہ ان کو سرنڈر پر مجبور کر رہا ہے. اب یہ والی ہیڈ لائنز بھی چائنیز میڈیا، ساؤتھ کوریا ٹو الاؤ ویزا فری انٹری فار چائنیز ٹورز. ساؤتھ کوریا جس کو بتایا جا رہا ہے سب سے بڑا خطرہ نارتھ کوریا چائنا سے ہے، تو ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اس نے یہ کر دیا ہے. یعنی کیا ساؤتھ کوریا اور جاپان میں کیا وہاں پر یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ دوستی کیوں نہ کر لیں. بھائی ہم نے امریکہ کو اتنی انویسٹمنٹس بھی دینی ہیں، پھر ٹیرف بھی برداشت کرنے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ ہمیں چائنا سے خطرہ ہے، تو چائنا کے ساتھ دوستی کیوں نہ کر لیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنا نے کبھی کسی پر اٹیک نہیں کیا ہے. چائنا کی یعنی گلوبل پاورز میں جہاں رشیا ہے، جہاں پر یورپ ہے، جہاں پر امریکہ ہے، چائنا دنیا کی وہ واحد ہم گلوبل پاور کہیں گے کہ جس کی سرشست میں یہ شامل نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا. چائنیز سویلائزیشن جو ہزاروں سال پرانی ہے، وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم نے بس اپنا کرنا ہے، بس اپنی جو ریاست ہے اس کو چلانا ہے. وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے دوسری ریاستوں کے اوپر حملہ کرنے میں. تو یہ ایک ہوتا نا کہ بھئی امریکہ نا، امریکہ جیسے بنا تو اس کی سرشست میں شامل ہے جو کچھ پچھلے کئی سو سال سے ہو رہا ہے، جو برطانیہ نے کیا، جو فرانس نے کیا، جو یورپ نے کیا. تو چائنا جو ہے نا، یعنی اس کی جیسے اسرائیل ہے اس کی سرشست میں شامل ہے وائلنس. چائنا جو ہے اس کی چونکہ وہ ایز اے سیولائزیشن سوچتے ہیں اور اپنی پالیسیز بناتے ہیں، تو ان کی سرشست میں ہی نہیں ہے دوسرے ملکوں کو کالونائز کرنا، دوسرے ملکوں کو امپیریل کی طرح ٹریٹ کرنا. حالانکہ جاپان نے کالونائز کیا ہوا چائنا کو، چائنا نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا ہے. تو اس لیے اب وہاں پر یہ تو امریکہ ہے نا جس نے یہ بتایا ہوا کہ نہیں تمہیں بڑا خطرہ ہے چائنا سے. تو وہ سوچ رہے ہیں بھائی ہم نے ہنڈریڈز آف بلین ڈالر پے کرنے ہیں، پھر ہماری کمپنیز بھی وہ ٹیرف سروائیو نہیں کر سکتی. کس لیے؟ کہ چائنا سے خطرہ، چائنا سے دوستی کر لو. بھائی امریکہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے خطرہ ہے نا، تو بھائی چائنا سے دوستی کر لیتے ہیں. تو یہ بات تو یہ ساؤتھ کوریا کا اقدام آ گیا. اس کے علاوہ اس کے برطانیہ، امریکہ اور جاپان کی ڈرلز ہو رہی ہیں ان پیسیفک، اور چائنیز میڈیا لکھ رہا ہے موو انڈر مائن ریجنل پیس. میں نے آپ کو بتایا یہ سرکاری میڈیا جو ہوتا ہے، جو وہ ہیڈ لائن لکھتا ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایکچولی گورنمنٹ کیا بات کر رہی ہے. تو ریجنل پیس جو ہے وہ خطرے میں ہے ان ڈرل سے، یہ چائنا کہہ رہا ہے. اچھا اسی درمیان جو ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جو سربراہان ہیں وہ وائٹ ہاؤس پہنچ رہے ہیں، اس میں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ میڈیشن کروائیں گے. اچھا پیوٹن اور وٹکوف کی 3 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ کل ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے رشیا کے اوپر. یعنی انڈیا پر انہوں نے ٹیرف لگا دی ہیں، اب رشیا پر وہ سینکشنز کی دھمکیاں لگا رہے تھے، اس کی ڈیڈ لائن فرائیڈے کو ختم ہو رہی ہے. یہ بات عجیب سی ہے کہ ڈیڈ لائن ملکوں کو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے اور وہ بھی رشیا کو. تو اگر انڈیا پر لگے ہیں تو اس کا مطلب رشیا پر بھی سینکشن لگنے جا رہی ہیں. تو یہ معاملہ خراب ہے، کافی خراب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھئی انڈیا مزید اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں، اس کا نتیجہ طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک دور ہوں گے امریکہ سے. بہت سارے ملک چائنا کی طرف جائیں گے، اور وہ ملک جو چائنا کی طرف نہیں جائیں گے وہ اس سے ہٹ کر کوئی انٹرنیشنل الائنس، کوئی انٹرنیشنل فورس بنانے کی کوشش کریں گے. مثلا انڈیا یورپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یا کسی اور ملک، تو یا تو یہ ممالک چین کی طرف جائیں گے، یا پھر یہ کہ الگ سے کوئی انٹرنیشنل فورس بنائیں گے. امریکہ کی طرف ایسے نہیں جائیں گے. یہ تو امریکہ نے سب سے بڑا نقصان کرا ہے، اپنے پاؤں پر کلاڑی مارا. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے راز رکا کر اجازت دی. اللہ حافظ.